हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर रीजनिंग फॉर योर आरबीआई असिस्टेंट 2023 एग्जामिनेशन। इस बार का जो आरबीआई असिस्टेंट का पेपर आना है उसमें हमें रीजनिंग के सेक्शन को किस तरह से प्रिपेयर करना है, इस बारे में आज हमारी डिस्कशन है। सो स्टूडेंट्स, इस चीज को डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि रीजनिंग का सब्जेक्ट हमारा कितना इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका पहले प्री एग्जाम होता है, प्री एग्जाम में आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग सेक्शन के, ठीक है। और फिर आपके मेंस के एग्जाम में आपके जो है 40 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग के सेक्शन से। तो यानी कुल मिलाकर पूरे पेपर में अगर हम देखें हमारे 75 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं इस सब्जेक्ट के। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये सब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में काउंट होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी आना है और मेंस में भी आना है। तो पहले तो देखो, इन दोनों में रीजनिंग सब्जेक्ट का सिलेबस तो है सेम। अब सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, सिलेबस आपका बिल्कुल सेम रहेगा आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, ठीक है। बाकी फर्क क्या है, देखो, अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन प्री में आना है तो वो मेंस में भी आना है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो आपका प्री होगा उसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो मॉडरेट होगा, ठीक है। और जो आपका मेंस होगा, मेंस का डिफिकल्टी लेवल जो है वो मॉडरेट टू हाई होगा, ठीक है। मेंस का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू हाई होगा, ठीक है। प्री आपका जो है उसका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट रहेगा और जो आपका मेंस है उसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो मॉडरेट टू हाई जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपको ये देखना है कि आपको हाईएस्ट लेवल तक हर चैप्टर को तैयार करना पड़ेगा, जिससे कि आपका प्री का लेवल एंड मेंस का लेवल दोनों कवर हो जाए। अब इसके बाद स्टूडेंट्स की ये क्वेरी होती है कि शुरू कैसे करें प्रिपरेशन। कहीं कहते हैं कि हम पहले प्रीलिम्स कर लेते हैं उसके बाद मेंस करेंगे, कहीं कहते हैं कि हम प्री और मेंस एक साथ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका बेस्ट आंसर यही है कि आप प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन एक साथ स्टार्ट कर दीजिए, है ना। बिकॉज आपका जो प्री और मेंस है ना, उसके बीच का डिफरेंस सिर्फ 20-25 दिनों का होता है। आपके प्री एग्जाम के 20-25 दिनों में ही आपका मेंस का पेपर हो जाना है। तो अगर ऐसी बात है तो 20-25 दिनों में तो देखो आप मेंस नहीं कर पाओगे, मेंस का लेवल आपका 20-25 दिनों में तो हो नहीं पाएगा। तो इसका ये मतलब है कि जब आप एक टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं ना, आपने वहां पे उस टॉपिक को हाईएस्ट लेवल तक करना है, ताकि दोनों लेवल्स, मतलब आपके प्री और मेंस दोनों एग्जाम का लेवल जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम, सिलेबस को कंप्लीट करिए। कई बार आप सोचते हो कि सिलेबस क्या करना, मॉक टेस्ट ही कर लेते, वहीं पे पता लग जाएगा क्या क्या आना है। वो हमारी सबसे गलत अप्रोच है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम जो है कि आपका रीजनिंग का जितना भी सिलेबस है उसको, सारे सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है। और किस तरह से, आपने देखो कोई चैप्टर उठाया, सपोज आपने एक चैप्टर उठाया, मतलब फर्स्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का, आपने पहले उस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट अच्छे से देखना है, पूरा कंसेप्ट अच्छे से डिटेल में सारा रिवाइज करना है, पढ़ना है। कंसेप्ट करने के बाद आप इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जब आप करेंगे, उससे आपका जो है प्री का लेवल तैयार हो जाएगा। और साथ ही साथ फिर आपने मॉडरेट टू हाई लेवल भी कवर करना है, ठीक है। मॉडरेट टू हाई लेवल भी करना है आपने, जिससे कि आपका मेंस का लेवल जो है वो भी कवर हो जाएगा। अब एक ही चैप्टर को बार बार करोगे ना, कि पहले प्री का लेवल करते बाद में मेंस का, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग भी होता है और टाइम वेस्टिंग भी होता है। तो बेटर है कि आप जब एक चैप्टर को उठा रहे हैं ना, उसका कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो आप उसके हाईएस्ट लेवल पे चले जाइए, ताकि प्री और मेंस साइमल्टेनियसली आपका कवर हो जाए। तो ऐसे ही करते करते पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, जिसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4 आपके जितने भी चैप्टर्स होंगे वो सारे चैप्टर्स इसी प्रोसेस से आप करेंगे। अब जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं अब सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब क्या करें। तो उसके बाद आपने क्विक प्रैक्टिस करनी है, क्विक प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर वाइज मतलब
आपने फिर से फर्स्ट चैप्टर से शुरू हो जाना है और अब आपने क्या करना है, आपने उसके क्वेश्चंस मतलब बैक टू बैक फटाफट से क्वेश्चंस आपने करने हैं। जैसे कि आप एक दिन में सपोज 2 चैप्टर उठा रहे हो, है ना, एक दिन में आपने 2 चैप्टर उठा लिए, सुबह शुरू हो गए, सुबह से लेके दोपहर तक एक चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, फिर उसके बाद शाम को आपने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो पहले तो जब आप सिलेबस कंप्लीट करते हो वो सबसे ज्यादा टाइम लेगा, है ना, क्योंकि वहां आप चीजों को समझ रहे हो। अब इस क्विक प्रैक्टिस में आपकी देखो अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड है। ये क्विक प्रैक्टिस जो है वो आपकी स्पीड बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि जो सिलेबस कंप्लीट हो रहा है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करेगा, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी हर सब्जेक्ट की। पर जो आप क्विक प्रैक्टिस करते हैं ना, वहां पे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, उससे आपकी हर चैप्टर में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड जो है वो आपकी बढ़ेगी, क्योंकि हमें स्पीड पे बहुत वर्क करना पड़ेगा। हमारा पैटर्न ही ऐसा है, आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम में पैटर्न ही कुछ ऐसा है कि आपकी स्पीड अच्छी होना तो देखो मस्ट है, उसके साथ तो कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जब हम क्विक प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज, वहां पे हमने टाइम लिमिट लगाना है, ठीक है। वो जब हम चैप्टर्स करेंगे मैं आपको सारी टाइम लिमिट्स बताऊंगी, हर चैप्टर के क्वेश्चन में कितना टाइम लगना चाहिए। तो बाकी हमने टाइम लिमिट के साथ एक चैप्टर को करना है। जैसे आपने इनइक्वालिटीज का चैप्टर उठा लिया तो आपने उसके 10 क्वेश्चन है, टाइमर लगा लिया, 10 क्वेश्चन के लिए आपके 5 मिनट बहुत होते हैं। 5 मिनट भी मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, बट चलो शुरुआत में थोड़ा ज्यादा टाइम चाहे खुद को देख के देख लेना। तो 5 मिनट का टाइम आपने लगा दिया और 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने शुरू कर दिए, ठीक है। तो आपने टाइमर लगा लगा के क्विक प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग हो जाएगी और थोड़ा सा स्पीड पे भी काम हो जाएगा। पर अभी स्पीड इंप्रूव करने का एक और काम आपको करना है, वो है मॉक टेस्ट। देखो अल्टीमेट स्पीड जो इंप्रूव होती है, सबसे अच्छी स्पीड जो इंक्रीज होती है वो मॉक टेस्ट से होती है, क्योंकि वहां पे आप चैप्टर वाइज नहीं हो, वहां पे आप सब्जेक्ट वाइज नहीं हो, वहां पे आपका वो पूरा मॉक पेपर है जिसमें कि सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। तो आपको इस चीज की प्रैक्टिस भी पहले करनी पड़ेगी कि आप वहां पे पेपर में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके अगर पेपर देने जा रहे हैं ना, इट इज वेरी हार्ड टू क्रैक सच एग्जाम्स, ठीक है। वहां पे आप ये सोच के नहीं जा सकते कि जैसे सिलेबस पूरा हो गया तो मैं पेपर देने जा रही हूँ। आपको और भी बहुत चीजें करनी है, क्विक प्रैक्टिस के साथ साथ मॉक टेस्ट देने हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मॉक टेस्ट का जो पहला पेपर होगा उसमें आपका स्कोर अच्छा नहीं आता, तो ये चीज आपको मैंने बता दी है, इस चीज को पहले एक्सेप्ट कर लेना, इससे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहला मॉक टेस्ट है। आप फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर सॉल्विंग ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर एंड ऑल द चैप्टर्स टुगेदर, ओके। तो वहां पे डिसीजन मेकिंग आपकी इतनी अच्छी नहीं हो पाती कि किस तरह से हम अटेम्प्ट करें, है ना, किस तरह से हम प्रोसेस स्टार्ट करें, मतलब किस चैप्टर किस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करें, एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगाएं। तो ये डिसीजन मेकिंग हमारी बहुत ही कम होती है पहले मॉक टेस्ट में। तभी मैं कह रही हूँ अगर सिलेबस कंप्लीट करके सीधा पेपर ही देने चले गए ना, तो वो उस पैटर्न में जब आप फर्स्ट टाइम मेन पेपर देख लोगे तो वहां पे गड़बड़ होने से अच्छा है कि आप एक मॉक टेस्ट देके जाओ, जिसमें आप ऑलरेडी उस चीज को फेस कर चुके हो, एक्सपीरियंस कर चुके हो, जहां पे सारे चैप्टर्स और सारे टॉपिक्स एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में पहले 1, 2, 3 में स्कोर ओके ओके रहता है, फिर थर्ड मॉक टेस्ट के बाद थोड़ा सा आपका बेटर होने लगता है स्कोर, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है, आपकी डिसीजन मेकिंग बढ़ने लगती है ना, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करके अंडरस्टैंडिंग बनेगी, क्विक प्रैक्टिस से आपकी जो है वो स्पीड बनेगी और मॉक टेस्ट से आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी। तो मतलब आपको एक पेपर क्रैक करने के लिए जो जो सब रिक्वायर्ड होता है ना, वो इन डिफरेंट मेथड्स में है, ठीक है। आपको अंडरस्टैंडिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए और आपकी डिसीजन मेकिंग भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमें कौन से चैप्टर का क्वेश्चन पहले करना है, ओके। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट देना। आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे भी मॉक टेस्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। तो बट बिना मॉक टेस्ट के पेपर अगर आप दे रहे हैं तो आप बहुत ही बड़ा कॉम्प्रोमाइज करके जा रहे हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट आप अराउंड पेपर से पहले अराउंड 25 to 30 आपके होने चाहिए, 25 से 30 मॉक टेस्ट आपके होने चाहिए पेपर से पहले, ठीक है। बट देखो ये जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो वो ऐसा टाइम पीरियड होगा जब आपका पेपर आने ही वाला है ना, क्योंकि पहले तो आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, क्विक प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके बाद पेपर की डेट भी नजदीक आ रही है और आप मॉक टेस्ट कर रहे हो। और उस दौरान जब आप मॉक टेस्ट कर रहे हो उसमें जब आपके सारे चैप्टर सारा सिलेबस रिवाइज हो रहा है
तो वहां पर फिर हम ये देखेंगे कि जो बचा हुआ टाइम है ना, उसमें आपने मिक्स क्विज करने हैं। अब आपने चैप्टर वाइज वाला सिस्टम तो बंद ही कर देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट के अलावा जो आपका टाइम बचेगा उसमें आपने मिक्स क्वेश्चंस उठाने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। मतलब चैप्टर वाइज वाला काम अब मत करना जिस दौरान आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे फिर आपको जो है थोड़ा डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करनी है अब आपने, कि कौन सा क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन आप बाद में कर रहे हैं। तो अगर आप डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उसके लिए आपको मिक्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सो आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है और किस प्रोसेस से हमें आगे बढ़ना है। ओके, अब पॉइंट ये आता है कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका जो प्री है और जो मेंस है, दोनों का सिलेबस तो सेम है। मैंने आपको बताया था कि दोनों का सिलेबस जो है वो सेम है ना। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। ओके, बट फर्क सिर्फ और सिर्फ है डिफिकल्टी लेवल का। डिफिकल्टी लेवल का फर्क आ जाता है आपका प्रीलिम्स एंड मेंस में। तो अब आप एक चीज देखो कि अगर आपको प्रिपेयर करना है ना, वो तो आप चैप्टर वाइज करेंगे, एक सीक्वेंस फॉलो होता है, आप उसी सीक्वेंस में चैप्टर वाइज करेंगे। पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने का ये मोटिव है कि आप जब क्विक प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और आपके आरबीआई असिस्टेंट में रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 हैं, ठीक है। और मतलब ये तो एक बहुत कॉमन बात है कि आरबीआई असिस्टेंट के अलावा भी आप इस बैंकिंग सेक्टर का कोई भी पेपर दोगे ना, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, या आप कोई बैंकिंग एग्जाम दे रहे हैं, 2 चैप्टर है रीजनिंग के जिनके साथ कॉम्प्रोमाइज तो चल ही नहीं सकता। वो 2 चैप्टर्स हैं आपके पजल्स और दूसरा आपका सिटिंग अरेंजमेंट। एक आपका पजल्स और दूसरा आपका सिटिंग अरेंजमेंट, ये 2 टॉपिक्स हैं। देखो, जब क्विक प्रैक्टिस करोगे ना, पजल और सिटिंग का सवाल तो देखो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जो आप मतलब जितना कर लो उतना कम है। आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए कम है, आपने 1000 क्वेश्चन सॉल्व किए कम है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। तो अब ऐसे चैप्टर्स जिसमें 1000 क्वेश्चन भी कम है, उसमें अगर आप 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके सोच रहे हो मेरा हो गया, तो वो तो वैलिड नहीं रहेगा, है ना। तो मतलब ये है कि एज कंपेयर टू बाकी चैप्टर्स आपको पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रीजनिंग में आपके जो 35 क्वेश्चंस प्री में आने, जो आपके 35 क्वेश्चंस प्री में आने हैं, उसमें 35 क्वेश्चंस में से आपकी 20 क्वेश्चन जो होते हैं, 20 सवाल जो होते हैं, वो पजल और सिटिंग के ही होते हैं। वो आपके पजल्स और सिटिंग में से ही आते हैं, ठीक है। तो अगर 35 में से 20 सवाल आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस, इफ 20 क्वेश्चंस आर फ्रॉम पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के 15 क्वेश्चन होती है ऑल द रेस्ट ऑफ रीजनिंग, ठीक है। बाकी के 15 क्वेश्चन जिसमें कि आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट्स, इनइक्वालिटीज, रैंकिंग, सिलॉगिज्म, ये सारी चीजें आपकी बाकी 15 क्वेश्चंस में कवर होती है। सो दिस इज द ओवरऑल पैटर्न ऑफ योर प्री एग्जामिनेशन। ओके, सो पेपर में देखो, पेपर में आपका रीजनिंग का सेक्शन जो है वो फॉर 20 मिनट्स ओपन होगा, जस्ट फॉर 20 मिनट्स। ओके, तो वो तो हम ऑप्ट नहीं कर सकते कि हम पहले कौन सा सेक्शन करते हैं बाद में कौन सा सेक्शन करते हैं, बट एटलीस्ट हम विद इन अ सेक्शन, विद इन रीजनिंग सेक्शन तो ऑप्ट कर सकते हैं ना, कि हमें कौन सा क्वेश्चन पहले करना है और कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है। तो आप हमेशा कोशिश करना कि ये जो 15 क्वेश्चन है ना, इनको आप पहले सॉल्व करें। इन 15 क्वेश्चंस को पहले अगर आप सॉल्व करते हो ना, तो उससे एक तो आपका कम टाइम में ये क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व हो जाते हैं, और दूसरी बात, अगर आप पहले पजल और सिटिंग उठाते हो, कई बार ऐसा होता है कि कोई पजल आपकी जो है बीच में गलत सॉल्व होने लग गई, और एंड आफ्टर 5-7 मिनट्स यू रियलाइज कि आपकी पजल तो गलत जा रही है, और उन 7 मिनट में आप ये भी रियलाइज कर पा रहे हो कि मेरा तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया। सो दैट क्रिएट्स पैनिक। सो आप उस सिचुएशन को अवॉइड करिए। जो वो चैप्टर्स है जिससे कंफर्म आंसर आएगा उनको पहले करिए, जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज फटाफट से सॉल्व होते हैं। गलती हो भी गई तो साथ साथ सुधारी भी जा सकती है ना। कुछ सॉल्व करते करते छोटी सी गलती अगर हो भी जाती है ना इनमें, तो वो साथ साथ सुधर भी जाती है। तो इसीलिए इन चैप्टर्स को पहले कर दो, जिससे कि आपके 20
मिनट का टाइम मिलना है ना रीजनिंग में, तो 20 मिनट से आप रियलाइज करेंगे कि आप 7-8 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन कर चुके हो। 7-8 मिनट बहुत होते हैं इनके लिए। उसके बाद आपके जो 12 मिनट बच रहे हैं वो टाइम आपका पजल्स और सिटिंग के लिए रहेगा। अब उसमें आप कितनी पजल्स कर पाते हो, कितनी नहीं कर पाते हो, वो मैटर करता है। सारे 35 क्वेश्चंस भी हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट डिपेंड करता है। पेपर अगर इजी है तो 35 के 35 हो सकते हैं, पर अगर पेपर मॉडरेट है तो फिर शायद आपके 35 ना हो पाए, 30+ हो जाए। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, ये हम धीरे धीरे आपको सब कुछ बताएंगे कि कितना अटेम्प्ट करके आना है। क्योंकि अभी देखो पता है क्या होता है, एग्जाम जब होता है, हम जब माइंड में फिगर्स लेके जाते हैं ना कि मुझे रीजनिंग का मैम ने बोला था 30+ अटेम्प्ट करना है, एंड वहां पे पेपर डिफिकल्ट आ रहा है। मेरा बोलना कि 30+ अटेम्प्ट करना है इज ऑन द बेसिस ऑफ एन अजम्पशन कि मैं एज्यूम कर रही हूँ कि पेपर मॉडरेट लेवल का होगा, बट इनकेस पेपर हाई लेवल का हो जाता है, सो वो 30+ अटेम्प्ट वाली फिगर फिर वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी। सो आप कभी भी जब भी पेपर देने जाएं, आप कभी भी माइंड में किसी भी तरह के फिगर्स को ना रखें। एक आपको मैं पहले ये जरूर बताऊंगी कि इजी पेपर है तो ये अच्छा अटेम्प्ट होता है, मॉडरेट पेपर है तो ये अच्छा अटेम्प्ट होता है, हाई लेवल पेपर है तो ये अच्छा अटेम्प्ट होता है। मैं तीनों लेवल्स का आपको अटेम्प्ट बताऊंगी, है ना। फिर आप पहले ये देखेंगे पेपर का लेवल क्या है और उस लेवल के हिसाब से जो अटेम्प्ट मैंने आपको बताया है उसको फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका होता है मतलब ओवरऑल पैटर्न फॉर योर प्री एग्जामिनेशन। अब जो आपके 40 क्वेश्चंस आने हैं मेंस में, ये तो मैंने आपको प्री के 35 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बात करी है। मेंस का जो आपका होगा, मेंस में जिसमें आपके 40 क्वेश्चन आने हैं, उन 40 क्वेश्चन में भी आपके अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस जो है अगेन पजल एंड सिटिंग के आएंगे। मेंस में फिर से आपकी पजल और सिटिंग आ रही है। हाँ जी, अगर फिर से अब आपकी पजल और सिटिंग आ रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पे अब आपका मतलब, तभी मैं कह रही हूँ इन दोनों चैप्टर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। तो फिर और ऊपर से यहाँ लेवल भी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्री एग्जाम। मेंस में आपका पजल्स और सिटिंग का लेवल भी ज्यादा होगा। तो अगर ऐसी बात है तो हमें फिर पजल और सिटिंग के तो खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, है ना। तो बाकी बट आप मॉक टेस्ट देंगे तो मॉक टेस्ट में भी आपके एक मॉक टेस्ट में आप खुद देख लो कि अगर प्री का मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो एक ही मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएंगे। तो यही फायदा होता है मॉक टेस्ट का, टाइम भी सेव होता है और सारा सिलेबस 1 गो में रिवाइज हो जाता है एंड स्पीड इंक्रीज होती है, डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो आपका मॉक टेस्ट में होता है वो डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग की पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, ये आपकी बहुत स्ट्रांग होती है इन योर मॉक टेस्ट। तो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दिए होते हैं बहुत क्लियर होते हैं कि पेपर मुझे किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो इसीलिए मॉक टेस्ट इज वेरी मस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, सो मेंस में 20 से 25 क्वेश्चन जो है आपके पजल और सिटिंग के हैं, और बाकी जो आपके बचे यानी 15 से 20 क्वेश्चन वो आपकी बाकी रीजनिंग, वही आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉगिज्म, यही सारी चीजें आपकी बाकी 15-20 में कवर होती है। और इसमें भी हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे कि हम पहले इन 15-20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सो दैट हम पता क्या, देखो पजल और सिटिंग सारी हो जरूरी नहीं है। ठीक है, हो भी नहीं पाती सारी, मतलब अगर आपकी 25 पजल्स या 25 सिटिंग आ रखे हैं तो आप 25 के 25 तो पेपर में करके भी नहीं आ सकते सारे के सारे। बट ये जो 15-20 सवाल है ये तो सारे हो सकते हैं ना। तो जो कैटेगरी के सवाल आप 100% अटेम्प्ट कर सकते हैं उनको पहले करिए ताकि वो 100% अटेम्प्ट हो जाए, बिकॉज दैट इज पॉसिबल। बट जिसका 100% अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं है वो आपको सेकेंड पार्ट में लेके जाना पड़ेगा। आपको पजल और सिटिंग को आफ्टर कंप्लीटिंग द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ही आपको पजल और सिटिंग के क्वेश्चन उठाने हैं, सो दैट अगर टाइम खत्म भी हो गया है तो आपकी एक आधी पजल रह भी गई है तो मतलब वो इतना पैनिक क्रिएट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपने पेपर में पजल और सिटिंग से स्टार्ट नहीं करना। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, देखो आपका ऑनलाइन पेपर है, ऑनलाइन पेपर में जब स्क्रीन अनलॉक होती है ना तो फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा पजल का होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो डिफिकल्ट पजल ऑफ ऑल द क्वेश्चंस होती है। तो आपका जो प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर है ना वो बहुत इस तरह से रहेगी कि आपको डराया जाएगा, बट आप कितना डरते हो वो आपके ऊपर है और आपका डर उतना कम रहेगा जितने ज्यादा आपने मॉक टेस्ट कर रखे होंगे। ठीक है, तो आपका
पहला सवाल पजल का ही होता है और कहीं भूल जाते हैं कि आपको समझाया होता है पजल पहले नहीं उठानी और शुरू कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही सॉल्व करना। आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज कि ये तो हमारी सिलेक्शन या चॉइस गलत हो गई है, ठीक है। बट जिसने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं उसने ये चीज कितनी बार अप्लाई कर दी होगी, वो कभी नहीं भूलेगा कि मुझे पहले पजल नहीं उठाना, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि ऐसे तो पेपर देखने में बहुत टाइम लगेगा। देखो आपके पेपर में ना सेट्स में आते हैं क्वेश्चन, जैसे कि एक बड़ा सा पैराग्राफ है जिसका सॉल्यूशन बनाने और उस पे आगे बेस्ड होंगे 5 क्वेश्चन। तो आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं पजल का, तो आप ना बीच में से रैंडम क्लिक करते रहिए। जैसे कि फर्स्ट के बाद मैंने 6th क्वेश्चन पे क्लिक कर दिया, मुझे दिख रहा है फर्स्ट में बड़ा सा पैराग्राफ है तो 5 क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड होंगे, तो एक अंदाजे से मैंने 6th पे क्लिक किया, मैंने देखा अच्छा ये भी पजल है। फिर मैंने 11 नंबर पे क्लिक किया, 11 नंबर मैंने देखा ब्लड रिलेशन और मैंने वहां से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 सॉल्व करना शुरू कर दिया। फिर जैसे मुझे पजल या सेटिंग दिखा फिर मैंने 5-5 क्वेश्चन जंप करके क्लिक करना शुरू कर दिया। तो इस प्रोसेस से क्या होता है कि आप जो है ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। आपको वहां पे जैसे जैसे आपको अदर देन पजल एंड सेटिंग टॉपिक्स मिल रहे हैं वो आप करते जाओ, पजल सेटिंग आ रहे हैं एक बार उसको, और मतलब जैसे आपके सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं ना, फिर आपका डर भी कम हो जाता है। और जब डर कम होता है ना आपका पजल और सेटिंग में पैनिक कम होता है और फटाफट सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आपको अप्लाई करनी है अपने पेपर में। सो आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें किन चीजों पे स्ट्रेस ज्यादा देना है प्रिपरेशन के दौरान। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट फॉर योर आरबीआई असिस्टेंट 2023, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, वो आपका मॉक टेस्ट एंड क्विक रिविजन है। ओके, सो आई होप आपको अब पता लग चुका होगा कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द सेक्शन ऑफ रीजनिंग फॉर योर आरबीआई असिस्टेंट 2023। सो इन द लास्ट मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आज का सेशन लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सो दैट सभी इस चीज को समझ सके कि हमें तैयारी करनी कैसे है। एंड साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आप अपना कोई भी, अगर आप आरबीआई असिस्टेंट के अलावा आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, नबार्ड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे इस चैनल पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस मिलने वाले हैं। तो जरूर सब्सक्राइब करिए इस सेशन को और साथ साथ बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।